बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। शुरुआत सबसे पहले होगी बड़ी खबर के साथ। रामपुर से बड़ा अपडेट मिल रहा है। आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है। अखिलेश यादव की गाड़ी में बैठकर आजम खान रवाना हुए। देखिए, अखिलेश यादव के साथ आजम खान मुरादाबाद जा रहे हैं। निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। अखिलेश यादव की गाड़ी में बैठकर आजम खान रवाना हुए और जानकारी ये मिल रही है कि मुरादाबाद किसी निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए हैं। दोनों तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ये देखिए, आजम खान इस वक्त अखिलेश यादव के साथ उनकी पहले मुलाकात हुई और देखिए फिर आगे बढ़ते हुए किसी मुलाकात में जा रहे हैं। ये जानकारी हमारे पास है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि दुबे, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। रवि, किसी निजी कार्यक्रम में जाने का कुछ प्लान ये बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अखिलेश यादव का मुरादाबाद का कार्यक्रम था तो पहले ये देखा जा रहा था कि यहाँ से रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, लेकिन लास्ट में वो यहाँ की 0 पॉइंट पर उनकी गाड़ी रुकती है और आजम खान भी वहाँ पर पहुंचते हैं। कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हैं और आजम खान अखिलेश यादव के साथ बैठकर मुरादाबाद के लिए रवाना हो जाते हैं। जी, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? क्या कार्यक्रम है जहाँ पर दोनों नेता जा रहे हैं? बताया जा रहा है कोई शादी का कार्यक्रम है मुरादाबाद में, तो वहीं पर ये दोनों के दोनों शिरकत करने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो अब से कुछ ही देर में मुरादाबाद पहुंचेंगे। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए दोनों नेता वहां पर पहुंचे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो एबीपी गंगा के पास है ये हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आजम खान और अखिलेश यादव दोनों एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए, सपा कार्यालय के बाहर होर्डिंग वॉर देखने को मिला। अब एक नया पोस्टर जारी हुआ जिसमें भाजपा को बताया गया ब्राह्मण विरोधी। इस पोस्टर में लिखा है कि गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं। महाराष्ट्र के सपा नेता ने यह पोस्टर लगवाया है। पोस्टर में लिखा है कि हम रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे हैं। रामचरितमानस का विरोध हम नहीं करते, ये लिखा है। कहा कि चौपाई में कुछ शब्द गलत हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। पोस्टर वॉर देखिए हमें देखने को मिल रहा है इस वक्त यूपी की राजनीति में। पहले आपने ट्वीट वॉर देखा, अब सपा कार्यालय के बाहर ये पोस्टर्स लगे हैं, ये होर्डिंग्स लगे हैं जिसकी तस्वीर आप देखिए, जिसमें लिखा है गर्व से कहो कि हम ब्राह्मण हैं लेकिन बीजेपी ब्राह्मण विरोधी। ये उस पोस्टर में, उस होर्डिंग में लिखा है। ये तस्वीर देखिए आपके सामने है। नए पोस्टर को जारी किया गया जिसमें भाजपा को बताया ब्राह्मण विरोधी और लिखा कि गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं। महाराष्ट्र के सपा नेता ने यह पोस्टर लगवाया है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पोस्टर में जो लिखा है वो भी आप देखिए। इसमें साफ लिखा कि हम रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उस चौपाई का विरोध कर रहे हैं जिसमें गलत लिखा गया है। चौपाई के कुछ शब्द जो कि गलत हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। इस पोस्टर के जरिए देखिए ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। और देखिए, इस पोस्टर में आप तस्वीरें देखिए, एक बड़ी सी तस्वीर आपको यहां पर देखिए अखिलेश यादव की नजर आ रही है। और अब पोस्टर वॉर की लड़ाई जो है वो यूपी की राजनीति में देखने को मिल रही है। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को दिए गए बयान के बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पिछले कई दिनों से तमाम होर्डिंग नजर आ रहे हैं जिसमें कोई ये लिखता है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं, कोई जातीय जनगणना की बात करता है। लेकिन इस बीच में अब एक और होर्डिंग लगा हुआ दिख रहा है जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। और ये बोल्ड जो है वो किसी पिछड़ी बिरादरी की तरफ से नहीं लगा, किसी महिला की तरफ से नहीं लगा, बल्कि ये एक पार्टी के पूर्व सपा नेता जो अपने आप को बता रहे हैं उनकी तरफ से लगाया गया है, पंडित अवधेश शुक्ला। और उन्होंने लिखा है गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं। हालांकि उन्होंने अपने बोल्ड पर आगे ये भी लिखवाया है कि लेकिन बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है, हम रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उस चौपाई में कुछ शब्द गलत हैं उसका विरोध कर रहे हैं। यानी जो पिछले कई दिनों से एक पोस्टर वॉर चल रहा है जिसमें कहीं पर जातीय जनगणना की बात है, कहीं शूद्रों को लेकर सियासत हो रही है, उसके बीच में अब सपा के जो ब्राह्मण नेता हैं उनकी भी एंट्री हो गई है और उन लोगों ने भी इस तरह के होर्डिंग लगवाने शुरू कर दिए हैं। आगे ये सियासत और कहाँ तक जाएगी ये देखने वाली बात होगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और नया ट्वीट भी किया है। शूद्र सियासत को लेकर एक नया ट्वीट स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से किया गया जिसमें वो लिखते हैं कि कदम कदम पर जातीय अपमान की पीड़ा से व्यथित होकर ही डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, किंतु मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। ये ट्वीट देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया। इसका कंटेंट हम आपको दिखा रहे हैं। कदम कदम पर जातीय अपमान की पीड़ा से व्यथित होकर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, तो ये मेरे बस में है। फलस्वरूप सन 1956 में नागपुर में उन्होंने दीक्षा भूमि पर 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ये ट्वीट स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा है। तत्कालीन उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम द्वारा उद्घाटित
संपूर्णानंद मूर्ति का गंगाजल से धोना, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के रिक्तोपरांत मुख्यमंत्री आवास को गोमूत्र से धोना, राष्ट्रपति कोविंद जी को सीकर ब्रह्म मंदिर में प्रवेश न देना शूद्र होने का अपमान नहीं है तो ये क्या है? ये ट्वीट वॉर देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो छिड़ा है वो अभी तक कम होने का, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक ट्वीट। और देखिए लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में कुछ लोगों ने नारेबाजी की है, हाथों में तख्तियां ली, मानस पर स्वामी प्रसाद के बयान का उन्होंने समर्थन किया। अंबेडकर पार्क के सामने प्रदर्शन किया गया, रामचरितमानस से कथित विवादित पंक्ति हटाने की मांग की गई। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर कुछ लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में भी नजर आए। उन्होंने जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, जो उनकी तरफ से ट्वीट किए गए हैं, बातें जो वो कह रहे हैं, उनका कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, समर्थन में ये नारेबाजी हो रही है। और कुछ ऐसी तस्वीरें जहां आपने देखी स्वामी प्रसाद मौर्य को लगातार विरोध का सामना करना पड़ा, उसके इतर एक तस्वीर ये है जिसमें कुछ लोग स्वामी प्रसाद मौर्य की बात का समर्थन कर रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर सीएम योगी ने एक बड़ा बयान दिया है। एक हिंदी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा कि लूट में अखिलेश और शिवपाल हमेशा साथ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ने मिलकर यूपी के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। शिवपाल यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि शिवपाल को सम्मान नहीं मिलता तो कोप भवन में चले जाते हैं, अपमानित होते हैं, फिर पास आ जाते हैं और बार बार अपमानित होते हैं। रामचरितमानस पर हो रही सियासत पर उन्होंने कहा कि विकास नहीं भटकाव है, ऐसे मुद्दों को वो जानबूझकर हवा दे रहे हैं। प्रदेश प्रगति के ट्रैक पर है तो विपक्ष डीरेल करने की कोशिश में लगा है। कहा कि जाति, मत, मजहब, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक ये हमारी योजनाओं का आधार नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति पर चल रहे हैं। ये देखिए इस पूरे विरोध के बीच ये जो बयान है ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया, यूपी के मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। कहा कि विकास नहीं है, ये भटकाव है, मुद्दों से भटका रहे हैं, यूपी प्रगति के ट्रैक पर है लेकिन विपक्ष इसे डीरेल कर रहा है। जाति, मत, मजहब ये हमारी योजनाओं का आधार है ही नहीं। हम चाहते हैं सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास हो, ये नीति हो और इसी नीति पर हम आगे बढ़ें। सभी के विकास से ही पूर्ण विकास होगा, ये बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। और इसी बीच अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें मुरादाबाद से आपको दिखाते हैं कि अगर प्रशासन सही समय पर न्याय दे दे तो घटनाएं नहीं होंगी। प्रशासन पूरा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है और कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बन के काम कर रहे हैं। वो रामपुर हमारे बगल में आदरणीय आजम खान साहब बैठे हैं, इन पे सब झूठे मुकदमे लगे हैं। इतनी परेशानी, तकलीफ और इस तरह का अन्याय किसी भी राजनीतिक परिवार के साथ नहीं हुआ होगा जितना इनके साथ हुआ है। आज बस जब मैं आपसे मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं, सुबह सुबह मेरे घर पर एक परिवार आया और रोता हुआ आया कि रात में उनके परिवार एक समाजवादी पार्टी के पूर्व में रहे प्रत्याशी उसको उठा लिया है पुलिस ने। मैं लखनऊ से चल करके बरेली, बरेली से चल करके रामपुर और रामपुर से मुरादाबाद तक मैं फोन मिलाता रहा हूं लेकिन अभी तक पुलिस कप्तान का फोन नहीं उठा। सोचिए अगर पुलिस के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बन जाएंगे, उनसे क्या न्याय की उम्मीद करेंगे आप? और ये एक घटना नहीं है। झांसी में दीपक यादव जो घटना में नहीं था, कहीं मौजूद नहीं था, सीडीआर में कहीं नहीं। आजकल तो इतना कुछ है, साइंटिफिकली आप टेक्नोलॉजी से प्रूव कर सकते हैं कौन कहां किस समय था। वो मौके पे नहीं, उसको जेल भेज दिया। ईडी, सीबीआई जितनी भी संस्थाएं वो सब पीछे लगा दी। रमाकांत यादव, मैं कितने नाम लूं जो समाजवादी पार्टी के लोगों पर झूठे मुकदमे लगे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो नई परंपरा चलाई है ये लोकतंत्र को खतरा पैदा कर रही है। लोकतंत्र में ये स्वस्थ व्यवहार नहीं है कि आप अपने पॉलिटिकल लोगों पर झूठे मुकदमे लगाएं। मुझे याद है जिस समय बिजली विभाग का प्रोविडेंट फंड उनके कर्मचारियों का एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया गया था। वो कंपनी जब भाग गई, कंपनी जब लॉस में चली गई तो उस समय जिन अधिकारियों ने फैसला लिया था उनको जेल भेजा गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। मैं इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और न जाने कितनी संस्थाओं का पैसा अपने सबसे प्रिय उद्योगपति को लगा दिया। आज कई लाख करोड़ का घाटा हो गया है।
क्या उन अधिकारियों को भी जेल भेजा जाएगा जिस तरीके से प्रोविडेंट फंड को भेजने वाले अधिकारियों को सालों साल जेल रखा गया था? क्या भारतीय जनता पार्टी एसबीआई, क्या भारतीय जनता पार्टी LIC के बड़े अधिकारियों को जेल भेजेगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक उदाहरण है कि अगर आपने किसी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है सरकार का पैसा और वो प्राइवेट कंपनी अगर भाग गई है तो उस समय के अधिकारियों ने जिन्होंने फैसला लिया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जेल भेज दिया गया। क्या इस तरह जो लाखों करोड़ रुपया डूब गया केवल 2 कंपनियों में, क्या उनके SBI के, क्या LIC के बड़े अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा? और देश को तो सपना ये दिखाया जा रहा था कि दुनिया में वो सबसे बड़े उद्योगपति बन जाएंगे, नंबर 1 पर उद्योगपति होंगे। लेकिन आज जब सूची देखते हैं तो 20 की सूची में भी वो नाम नहीं आ रहा है। आखिरकार कितना झूठ बोलेगी ये सरकार? उनकी तो वैल्यूएशन गई है, लेकिन जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था उन आम लोगों का पैसा चला गया। और ये सरकार कहती है कि हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे। जिन कंपनियों ने MOU किया है, क्या इन्वेस्टमेंट आएगा? और लखनऊ में जो तैयारी हो रही है इन्वेस्टमेंट की, कम से कम सरकार ये बताए कि पिछली बार इन्वेस्टमेंट कितना आया था जब पहले बार MOU हुए थे। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं 75% वो जमीन पर ले आए। मुरादाबाद में बताओ कोई बड़ा कारखाना लगा हो सरकार की तरफ से, अमरोहा में कोई बड़ा कारखाना लगा हो सरकार की तरफ से, रामपुर में बड़ा कोई कारखाना लगा हो सरकार की तरफ से, या सरकार के प्रयासों से बरेली में कोई कारखाना ना लगा हो। जब इन जिलों में और हम आसपास के जिलों में उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि कहीं भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, तो हम कैसे मान लें कि जो MOU हो रहे हैं वो सच MOU हो रहे हैं? और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कागज लेकर के घूमते हैं और कहीं कोई अगर टाई पहने और सूट पहने दिख जाए उससे MOU कर लेते हैं। 5 लाख करोड़ का तो जमीन पे पहुंचा नहीं, अब तैयारी है न जाने कितने लाख करोड़ की। तो क्या जमीन पर पहुंचेगा? ये भारतीय जनता पार्टी जनता को धोखा दे रही है। जिस तरीके से नंबर 1 पे उद्योगपति पहुंचाने का सपना दिखाया था, वो पता नहीं उद्योगपति कहां पहुंचेंगे। और अभी तो शेयर गिर रहे हैं, पूरी सरकार लगी है बचाने में, पूरा तंत्र लगा हुआ है बचाने में, पूरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लगी है बचाने में। तो सोचिए, जब एक उद्योगपति के साथ इतनी इंस्टीट्यूशंस हों वो नहीं बच पा रहा है, तो और आम व्यापारी उद्योगपतियों का क्या होगा? जब देश का इतना बड़ा उद्योगपति डूब रहा है तो उस इन्वेस्टमेंट के बहाने उत्तर प्रदेश में कौन इन्वेस्टमेंट करने आएगा? सर, जो बड़े उद्योगपति हैं, क्या आप चाहते हैं कि जो ये सब हुआ है, शेयर गिरे हैं और जो आरोप लग रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि उनके खिलाफ जांच हो इस तरह के फंड के? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक उदाहरण दिया था और बीजेपी की सरकार का एक उदाहरण है कि जिस तरीके से सरकार के कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड DHFL कंपनी में इन्वेस्ट किया था और ये सोच करके कि ये DHFL से ज़्यादा मुनाफा मिलेगा उन्हें, लेकिन वो कंपनी फेल हो गई और इस पर जांच हुई। उस समय के जिन अधिकारियों ने DHFL में पैसा इन्वेस्ट किया था उन्हें जेल भेज दिया गया था, सालों साल जेल रहे। क्या उसी तरह का मामला भारत सरकार में नहीं दिखाई दे रहा है? सरकार दोनों एक है, कानून 2 के लिए अलग अलग नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारी मांग है कि अगर उत्तर प्रदेश में जेल भेजा जा सकता है अधिकारियों को जिन्होंने फैसला लिया, तो क्या उस जगह पर जो लोग बैठे हैं वो जेल भेजे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यहाँ तो 1200 करोड़ का मामला था, ये तो 2 कंपनियों का 1 लाख करोड़ का मामला है। तो जो बिजनेसमैन है और जो पॉलिटिकल रिलेशन है या ऑफिसर्स के साथ उनके रिलेशन है, आप चाहते हैं कि उनकी जांच हो? अरे भाई, क्या बोल रहा हूँ, क्या समझ पा रहे हो आप? अपना भी परिचय दे दो हमें। मैं भी जरूर में जानना चाह रहा हूँ जिस बड़े बिजनेसमैन का आप जिक्र कर रहे हैं। अरे भाई, मैंने क्या कहा आपसे? उत्तर प्रदेश ने उदाहरण दिया, DHFL कंपनी में 1200 करोड़ प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्ट हुआ बिजली विभाग का, कर्मचारियों का। क्यों DHFL डूब गई, उन्होंने एक अधिकारी को जेल भेज दिया, कई लोगों पे कार्रवाई हुई, ED हुई, CBI हुई। तो मैं ये जानना चाहता हूं, जब उदाहरण उत्तर प्रदेश ने दिया है तो SBI के बड़े अधिकारी, LIC के बड़े अधिकारी जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और फिर भारतीय जनता पार्टी तो ये सपना दिखा रही थी कि ये उद्योगपति दुनिया में नंबर 1 होंगे। ये जो सपना दिखाया उनका तो वैल्यूएशन गया है, लेकिन न जाने कितने आम लोगों का पैसा डूब गया। और तब जब सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसको बचाने में लगी है, सरकार बचाने में लगी है, तब वो उद्योगपति नहीं बच पा रहे। और
प्रधानमंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी से कितनी मित्रता है ये अलग बात है कि वो उद्योगपति हैं, लेकिन कितनी करीबी मित्रता है आपसे बेहतर कौन समझेगा। और नहीं मानते, कोई एनडीटीवी का पत्रकार होगा वो बेहतर समझता होगा यहाँ पर। एनडीटीवी से उन्होंने खरीद लिया। अरे ये बात तुम क्यों नहीं कहते हो यार, जोर से कहो ना, बात जाए यहाँ से अंदर तक। अरे बीजेपी बेईमान पार्टी है, अब बेईमान पार्टी से क्या उम्मीद करोगे। अब अधिकारी चुनाव लड़ेंगे। आपने रामपुर का लोकसभा का चुनाव नहीं देखा, रामपुर में वोट निकलने नहीं दिया पुलिस लगा करके। ये लोकतंत्र में कभी चुनाव ऐसे होते हैं। इलेक्शन कमीशन की तो जिम्मेदारी ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर से निकलें और वोट डालें। आखिरकार ये कौन सी ताकत थी, कौन लोग पीछे थे जिन्होंने यहाँ पर वोट नहीं डालने दिया। मैनपुरी में भी कोशिश की, लेकिन मैनपुरी की जनता ने तय कर लिया था कि अगर उन्हें जान भी देनी पड़ेगी तो वो वोट डालने जाएंगे। और अगर रामपुर के लोग भी ये तय कर लें, जान चली जाए लेकिन हम वोट डालने जाएंगे, लोकतंत्र बचाने जाएंगे, तो आने वाले समय में परिणाम दूसरा होगा। वहाँ गोली चलती, रामपुर गोली चलती और लोग मारे जाते हैं। हमने मरने से बचाया है, हमें मालूम था मारे जाएंगे। सर, यहाँ जो लोग रहते हैं 85 बनाम 15 का टारगेट कैसे पूरा करेंगे? ये क्या चीज है? अभी भाजपा का जो आया था 80 बनाम 20, उसका आपकी तरफ से हुआ था कि नहीं, देखिए भाजपा को आप समझो, भाजपा के पास कोई महंगाई कम करने का कोई रास्ता नहीं है, बेरोजगारी कम करने का कोई रास्ता नहीं है। चरम सीमा पर दोनों चीजें पहुंच गई हैं, और अगर चरम सीमा पे दोनों चीजें पहुंची हैं तो वो कैसे खत्म करेंगे? कोई अगर उनके पास रास्ता हो तो बताओ। 2024 के लिए क्या रणनीति है आपकी? मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से जनता निराश हुई है इन लोगों से, और ये तो विदाई का बजट था, जैसे विदाई में गाना गाते हैं, मुझे नहीं पता आपके विदाई में गाना होता है कि नहीं होता है, ये तो विदाई बजट था, ये समझ लो विदाई है इसके बाद। जी लखनऊ में पोस्टर लग रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से कि भाजपा ब्राह्मण विरोधी। नहीं, ये नहीं कहा हम लोगों ने, नहीं हमने विरोधी नहीं कहा। हमारी पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया है या जो बहस छिड़ी है वो हम पूछना चाहते हैं उनसे सदन में, और सदन में मुख्यमंत्री जी से बेहतर कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी न केवल मुख्यमंत्री हैं बल्कि वो साधु संत योगी भी हैं और एक पीठ से आते हैं। हमें उम्मीद है कि वो कम से कम वो बताएंगे जिससे कि हमें जानकारी हो जाए कि आखिरकार हम लोग क्या हैं। सर, एक आरोप ये भी लग रहा है कि इस बार जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी आपकी है क्यों ऐसा कहते हो? आप फिर से पढ़ लो सूची। आप ऐसा मत करो, ये बात मत बोलिए आप, ये केवल इसलिए कि न्यूज पे किसी ने मैसेज करके आपसे पूछा होगा ये पूछ लो, ये मत करो। आप पूरा जिसने आपको मैसेज भेजा हो उससे कहिए कृपा करके हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी दोबारा देख लो। उनसे यारी कैसे खत्म हो ये तय कीजिए। उनसे यारी कैसे खत्म हो? जो तैयारी है समाजवादी पार्टी जो एक मुद्दा देखिए, उठाया कि ये नहीं मुद्दा नहीं उठाया, ये सच्चाई है। ये हमारे समाज की 5000 साल से पुरानी लड़ाई है, कोई आज की लड़ाई नहीं है। ये कोई लड़ाई आज की नहीं है, 5000 साल से, और समाजवादियों ने हमेशा प्रयास किया। और जो यहाँ पर जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनका प्रयास था कि ये खत्म हो, जाति व्यवस्था खत्म हो, इस तरह का भेदभाव खत्म हो। डॉक्टर राममनोहर लोहिया कोशिश कर रहे थे कि ये व्यवस्था खत्म हो। उसकी लड़ाई अभी छुटी नहीं, लड़ाई लगातार चलेगी। भारत सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान रखा है तालिबान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, आपकी क्या राय है? सरकार से उन्हें अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे। अब सरकार किसकी, सवाल ये नहीं है। भारत सरकार को अफगानिस्तान की सरकार से संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे। अल्पसंख्यकों को बजट काट के उन्हें दे दिया शायद, वो अल्पसंख्यकों को बजट ही नहीं देंगे। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक होने वाली है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और पर्सनल लॉ बोर्ड की भूमिका पर कल मंथन किया जाएगा। हमारे साथ में इस समय बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर मौलाना खालिद रशीद फरंगी बहली साहब हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे क्या एजेंडा होगा इस बैठक का। मौलाना साहब, क्या एजेंडा होगा इस बैठक का? इसमें बोर्ड के जो मुख्तलिफ काम हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा, और ख़ुसूसन वो केसेस जिनका कि ताल्लुक़ मुस्लिम पर्सनल लॉ से है और वो अदालतों में चल रहे हैं और बोर्ड उसमें पार्टी है, तो उसमें क्या अभी तक की पेशरफ्त हुई है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, इस पर गौर होगा। और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो एक अहम
एक्ट है उसको किस तरीके से और मजबूती से डिफेंड किया जाए, प्लस हमारे यहाँ जो इस्लाह माशरा यानी रिफॉर्म इन सोसाइटी की तहरीक चल रही है, इन तमाम बातों पर गौर किया जाएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।